हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे आज ईएलपी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे, सेट नंबर 15 देखेंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है 25 क्वेश्चन होता है। हम इसमें जीके और जीएस का पोर्शन देखने वाले हैं और रेस्ट क्वेश्चन जो होता है मैथ का होता है और रीजनिंग का होता है। तो हम इस टॉपिक के माध्यम से, सेट के माध्यम से हम सिर्फ जीके और जीएस का पोर्शन देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, नोमोफोबिया। नोमोफोबिया क्या होता है? तो देखिए, नोमोफोबिया एक प्रकार का क्या है, आप जो होते हैं नोमोफोबिया के बारे में आपको बता दें कि नोमोफोबिया एक प्रकार का है स्मार्टफोन या सेलुलर फोन के प्रयोग में बढ़ती प्रवृत्ति तथा आवश्यकताओं को लोगों को इसके आदी बना दिया गया है। जैसे देखिए क्या बोलता है कि स्मार्टफोन और सेलुलर फोन जो है लोगों के आवश्यकताओं को आदी बना दिया गया है। इस स्मार्टफोन के तल तथा सेलुलर फोन के संपर्क से बाहर होने के डर को नोमोफोबिया कहते हैं। इस बीमारी से ग्रस्त लोगों को नोमोफोब बोला जाता है। तो इस बीमारी से ग्रस्त लोगों को क्या बोलते हैं? नोमोफोब बोला जाता है। और इस बीमारी को क्या बोलते हैं? तो इस बीमारी को नोमोफोबिया बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? तो देखिए, स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है। तो भ्रूण जो है नाभि रज्जु भी है, भ्रूण भूलिए भी है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? भेद जो नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एक ऐसा प्रजनन जिसमें पौधे की एक शाखा अलग से विकसित होने लगे उसे क्या बोलते थे? देखिए, पौधे की एक शाखा जो है, देखिए एक प्रकार की एक शाखा है और इसी को टूट जाता है और अलग शाखा विकसित होने जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? विखंडन बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एचआईवी से फैलता है। तो देखिए, एचआईवी किससे फैलता है? तो एचआईवी से होता है, देखिए, तो एचआईवी से क्या फैलता है? खुले में रखे भोजन के सेवन से गलत हो जाएगा। दूषित रक्त के आधान से, मतलब कि अगर गलत टाइप का रक्त जो होता है बॉडी में चढ़ाया जाता है, एचआईवी संक्रमित रक्त अगर आपके बॉडी में चढ़ाया जाता है तो आपको उस तरह का बीमारी हो जाएगा, एचआईवी बीमारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या ट्रैकिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग होता है? तो देखिए, ट्रैकिया की बात किया जाता है तो ट्रैकिया कहाँ मौजूद होता है? तो मानव तंत्र को वो हृदय में नहीं होता है, उत्सर्जन अंग नहीं है, पाचन तंत्र भी नहीं है। तो ट्रैकिया की बात करते तो कहाँ होता है? श्वसन तंत्र के होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कोशिका के दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजन के प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो देखिए, एक कोशिका के दो समान संतति विभाजन में विभाजित होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो इस प्रकार के विभाजित होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? द्विविखंडन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें, इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा, एक ऐसा प्रजनन जिसके पौधे की एक शाखा अलग से विकसित होकर उसे क्या अलग से विकसित हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो वनस्पति प्रजनन इसको बोलते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विखंडन नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ये टूट करके नहीं बन रहा है, उसे अलग से विकसित हो जा रहा है, तो उसको वनस्पति प्रजनन के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, मीठे शीतल पे मतलब सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा घटक होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होता है, कैफीन भी नहीं, फॉस्फेरिक एसिड ये भी नहीं होता है। तो मीठे पेयजल में हो जाएगा आपको कार्बोनेट पानी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अब तक का ज्ञात कठोरतम पदार्थ होता है? तो देखिए, अगर ज्ञात कठोरतम तत्व की बात किया जाता है तो देखिए, ये जो फ्लोरेंस हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, हीरा हो जाएगा, ये सभी जो है कार्बन के और अपूर्व जो होते हैं। लेकिन सबसे अगर कठोरतम की बात किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में एक समूह में मौजूद तत्वों में कौन सी संख्या समान होती है? देखिए, समूह में मौजूद प्रोटॉन की संख्या तो समान नहीं होगी। अगर प्रोटॉन की संख्या समान हो जाएगी तो देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात बोल रहा है, तो प्रोटॉन की संख्या समान हो जाएगी, तो मतलब प्रोटॉन की संख्या तो परमाणु क्रमांक संख्या, तो उसके बढ़ते परमाणु क्रमांक संख्या के मद्देनजर ही उसको रखा गया था। देखिए, एक क्वेश्चन तो ऑलरेडी गलत हो जाएगा। कोषों की संख्या बात बता दे तो कोषों की संख्या के अनुसार ही भी गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन की बात में भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यही सही हो जाएगा। कौन सा? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर ही रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेडियम जो होता है किस खनिज से प्राप्त होता है? तो रेडियम आपको बता दें, रेडियम आपको पिच ब्लेड से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब तक किसी पिंड पर अब असंतुलित बल लागू किया जाता है तब इसकी खाली स्थान निर्भर परिवर्तन होता है। तो देखिए असंतुलित बल की बात किया जाता है तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 40 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? तो देखिए एक प्रकार का उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा? ऑलवेज इसका पॉजिटिव हो जाएगा, तो धनात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ध्वनि उत्पन्न कब होती है? जब ध्वनि उत्पन्न करने के लिए, जैसे देखिए घर में बोला जाता है कि दो लोग रहे तो लड़ाई पॉसिबल है, तो यही बोला जाता है कि ध्वनि उत्पन्न कब होती है? तो जब कंपन होगा, किसी वस्तु में कंपन होगा, वाइब्रेट हो जाएगा तो ध्वनि उत्पन्न हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना होता है? तो देखिए चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो होता है, पृथ्वी के वस्तु का भार 1/6 होता है, तो mg/6 हो जाएगा। तो देखिए mg भार के बारे में बात कर रहे हैं, तो द्रव्यमान इंटू अगर एक्सेलरेशन हम जोड़ देंगे, ग्रेविटेशनल जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? भार हो जाएगा। तो देखिए चंद्रमा की भार पूछ रहा है, द्रव्यमान जो हो जाएगा पृथ्वी और चंद्रमा पर द्रव्यमान सेम होता है, लेकिन भार में जो होता है डिफरेंट हो जाता है। देखिए mg हो गया यहाँ पे, तो mg/6 हो जाएगा। तो देखिए mg/1/6 गुना आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 3 मीटर द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से एच ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या बोलते हैं? 3m है, मीटर नहीं है, कोई इंडिकेशन नहीं है, ओनली 3m ले लिया गया है, 3m ले लिया गया था। देखिए mgh जो होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, तो 3mgh इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजंता के चित्र क्या चित्रित करता है? तो देखिए अजंता के चित्र की बात की जाती है, अजंता एक प्रकार का गुफा है जो कहाँ से? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो किसके लिए? महाभारत के लिए, तो काट दीजिए, महाभारत बौद्ध धर्म से नहीं है। रासलीला भी काट दीजिए, राष्ट्रकूट की कहानियाँ भी काट दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा जातक कथाओं जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चश्मे शाही खाली स्थान भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक था। तो देखिए चश्मे शाही कहाँ में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए कश्मीर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, औरंगजेब नहीं, अंग्रेज द्वारा निर्देशित उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया था? तो देखिए उत्प्रवास अधिनियम जो है बहुत ही कठोर अधिनियम था, इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट कब चालू किया गया था? तो 1859 में चालू किया गया था। इसको 1859 में चालू किया गया था और इसके अंतर्गत क्या था? बहुत ही कठोर नियम था। देखिए उसके अंतर्गत क्या था? 1859 में अंतर्देशीय छात्रावास अधिनियम पारित किया गया था, जिससे कहा गया है कि मूलतः असम में चाय के बागानों में काम करने वाले श्रमिक तथा किसान चाय के बागान को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते हैं। यही इसका कानून बनाया गया था। अंग्रेज ने कानून बनाया था कि असम के जो चाय बागान के लोग जो थे, असम के चाय बागान के जो कर्मचारी उसमें काम कर रहे थे, जो श्रमिक काम कर रहे थे, कर्मचारी की बात कर दे तो ऑफिसर लोग आ जाते हैं। ऑफिसर की बात यहाँ पे नहीं किया गया है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात किया जाता है श्रमिक लोग के, मजदूर लोग की बात किया गया है कि जो मजदूर यहाँ पे काम करने आए हैं उनको बाहर नहीं जाने की इजाज़त है। और क्या बोला गया है? यह अधिनियम इतना कठोर था कि इसमें श्रमिक को उसके जन्म स्थान तक भी जाने की अनुमति नहीं थी। तो जो उसमें लेबर थे, कर्मचारी थे, उसको जन्म स्थान तक भी जाने की अनुमति नहीं थी। ऐसा इस नियम के अंतर्गत किया गया था, जिससे उनके जो है मौलिक अधिकार का हनन होता है। तो इस प्रकार अगर इनकेस अगर आप इस तरह के किसी भी तरह की इनएक्टिविटी करते हैं कि आपको घर नहीं जाना है या किसी भी प्रकार के मजदूरों के साथ करते हैं, तो आप उसका मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं। और यही बोलता है 1859 के कानून में, जो कि आप एक जो है लेटेस्ट फिल्म चलता है KGF में भी यही दिखाया गया है। KGF जो फिल्म है इसमें भी इसी तरह के नियम कानून को बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। KGF जो होता है इसके गोल्ड माइंस के लिए बात किया गया है। तो इसमें क्या अंतर्देशीय अधिनियम की बात किया गया है, तो 1859 में जो है चाय बागानों के लिए बात किया गया था। ये तो अंग्रेजों को द्वारा लागू किया गया है, लेकिन KGF एक फिल्म है जो इसी के तर्ज पे रिलेटेड है, बट यहाँ पे जो है चाय है, यहाँ पे KGF में सोना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के
प्रस्तावना में आए शब्द खाली स्थान का अर्थ राज्य के निर्वाचन प्रमुख से संबंधित है। तो देखिए राज्य के निर्वाचन प्रमुख मतलब की बात किया जाए तो कि राष्ट्रपति का निर्वाचन हमारे यहाँ होता है, तो किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो गणतंत्र के अंतर्गत गणराज्य के अंतर्गत आ जाएगा। तो यही पूछ रहा है, यहाँ पे बोला गया है कि राज्य के निर्वाचन प्रमुख से बात किया जाता है। तो राज्य के निर्वाचन प्रमुख हमारे कौन हो जाएंगे, तो हो जाएंगे राष्ट्रपति हो जाएंगे। राज्य की बात मतलब कि स्टेट की बात किया गया, तो भाग 5 की बात किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका भाग, अगर संविधान के भाग 5 की बात किया जाए तो उसमें राज्य की ही चर्चा है, नहीं कि कंट्री का चर्चा है। तो अगर वही बात किया जाता है कि राज्य के प्रमुख की बात किया जाता है तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किया गया। तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि किया गया। तो ये आर्टिकल नंबर कितना हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 51 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है भारत के उच्चतम न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है, मतलब कि एडवाइजरी जुरिडिक्शन की बात करती है। तो आर्टिकल नंबर 143 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वेज नहर को वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई है। तो देखिए स्वेज नहर कहाँ में बनाया गया है, तो मिस्र में बनाया गया है। ये कब बनाया गया था, तो 1859 से लेकर के 1869 में इसको बनाया गया है, मतलब कि 10 साल इसको बनाने में लगे हैं। इसको फ्रेंच के एक इंजीनियर थे, कौन थे, फ्रेंच के इंजीनियर थे जो फर्डिनेंड डी लेपेस जो हैं इन्होंने ही इसको डिजाइन किया है, इन्होंने ही इसको बनाया है स्वेज नहर को। स्वेज नहर को बात किया जाता है इसको 17 नवंबर 1869 को चालू कर दिया गया था। किसके लिए, तो 17 नवंबर 1869 को नेविगेशन के लिए चालू कर दिया गया था। इसका राष्ट्रीयकरण की बात किया जाता है तो राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। किसके द्वारा था, मिस्र के द्वारा किया गया था। ये जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। यह नहर यूरोप और एशिया को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये कौन सा, यूरोप और एशिया को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्वेज नहर जो होता है लाल सागर, रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ने वाले, मतलब कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला काम करती है। कौन सा, तो स्वेज नहर। इसका निर्माण कब किया गया था, 1859 से लेकर के 1869 तक इसका निर्माण कार्य चला था और 1956 में जो था इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे स्वेज नहर से पूरा कंप्लीट हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भोटिया भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए भोटिया की बात किया जाए तो भोटिया भारत से किस राज्य से संबंधित है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक आर्थिक स्थिति है जिसमें सभी उपलब्ध श्रमिक संसाधनों का संभवतः सबसे कुशल तरीके का उपयोग किया जा सकता है। तो सभी कुशल तरीकों का उपयोग किया जाता है। अल्प रोजगार, परिपूर्ण रोजगार, शून्य रोजगार, पूर्ण रोजगार। तो इसका क्या बोलता है, अल्प रोजगार बोल रहा है। क्या बोल रहा है, जिसमें सभी उपलब्ध श्रम संसाधनों का संभवतः सबसे कुशल तरीकों से उपयोग किया जाता है। सबसे कुशल तरीकों कहाँ हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लकड़ी के विभिन्न मुखौटों का उपयोग करके किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य कौन सा, लोकप्रिय नृत्य गंभीरा। लोकप्रिय नृत्य जो होता है गंभीरा, इनमें से किस राज्य से संबंधित है। तो गंभीरा की बात आपको बता दें कि गंभीरा किस राज्य से संबंधित है, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, गुजरात। तो गंभीरा की बात किया जाता है, इसमें लकड़ी के मुखौटे पहन करके नृत्य किया जाता है और ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये राज्य हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेरियल चित्रकला निम्नलिखित में से किस एक शैली से है जो हाल ही में सुर्खियों में रहा है, यह किस राज्य से संबंधित है। तो चेरियल चित्रकला की आपको बता दें कि कहाँ से संबंधित है, तो तेलंगाना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए गंगा एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य यही हो सकता है कि गंगा को साफ करना। तो देखिए इसमें किसमें है वैसा सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन गंगा जल का सिंचाई के लिए पर्याप्त उपयोग, गलत हो जाएगा। यह जल विद्युत उत्पादन के लिए नहीं हो जाएगा। गंगा जल का पेयजल के रूप में पर्याप्त करने के लिए नहीं हो जाएगा। गंगा नदी को प्रदूषण कमी करने के लिए ऐसा गंगा एक्शन प्लान चालू किया गया है कि गंगा नदी को प्रदूषण कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो बांस दिवस की बात करते हैं, बांस दिवस आपको 18 सितंबर को बांस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की शुरुआत निम्नलिखित में से किस की गई थी? यह सभी भारतीय विश्वविद्यालयों में से खेलों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय के प्रदान की जाती है। तो कब किया गया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की शुरुआत कब किया गया था? तो 1556 से 1557 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से सही युग्म संगठन और उसके मुख्यालय का चयन करते हैं। देखिए ILO को कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। IMF इसका वाशिंगटन DC USA में है। UNDP का कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया, सही हो जाएगा। यूनेस्को का कहाँ है? पेरिस फ्रांस जो है यूनेस्को का हेड क्वार्टर है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा C, आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिस्पर्धा फुटबॉल से संबंधित है? देखिए फुटबॉल से संबंधित कौन सी प्रतिस्पर्धा है? तो संतोष ट्रॉफी इसमें फुटबॉल से संबंधित है। बाकी दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ये तीनों जो है क्रिकेट से संबंधित है। किससे है? तो क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखा था? तो देखिए किस वर्ष नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखा था? तो 1955 में रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसके लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विकीलीक्स के सह संस्थापक जूलियन असांजे किस देश के कंप्यूटर प्रोग्रामर है? तो देखिए विकीलीक्स के सह संस्थापक जूलियस आसले किस देश के कंप्यूटर प्रोग्रामर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इनमें से कौन सी समिति जो है कृषि नीतियों एवं कार्यक्रम से संबंधित भाव करती है? तो देखिए कृषि नीतियों के संबंधित बात किया जा रहा है। तो कौन सी समिति हो जाएगा? भानु प्रताप समिति की बात किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा भानु प्रताप समिति। 12 अगस्त 1991 का इसका गठन किया गया था भानु प्रताप समिति का। और क्या बोलते हैं यशपाल समिति की बात बता दें आपको 1992 में। और राममूर्ति समिति की बात बता देता 1990 में राममूर्ति समिति का गठन किया गया था। इसी तरह से आज का जो है पूरी तरह से ये टॉपिक समाप्त होता है और ये बुक भी समाप्त होगा क्योंकि इसमें टोटल क्वेश्चन नंबर सेट जो था 15 था। अब नेक्स्ट बुक चालू करने की प्लान की जाएगी। इसी तरह से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े जो कि कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है। आप जाइए और वहाँ से डेफिनेटली जुड़िए क्योंकि आपको बेनिफिट मिलने वाला है वहाँ पे। और नेक्स्ट जो है 1 से 1.5 मंथ में आपका एग्जाम होने वाला है। सो उससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। थैंक यू।